2017 में बरतानिया के एरिया बर्मिंघम से इंटरनेशनल पाकिस्तानी क्रिकेटर नासिर जमशेद को गिरफ्तार किया गया था। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार किया था और उन पर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने मैच फिक्सिंग में हिस्सा लिया और ये कि वो कोऑर्डिनेटर बने। एक कॉन्स्पिरेसी हुई थी जिसमें पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस में शर्जील खान और खालिद लतीफ़, दो पाकिस्तानी प्लेयर्स को पैसे लेकर उन्होंने जो डॉट बॉल्स फेंकी थी। और वो साजिश जो एनसीए का इल्ज़ाम यह था कि बरतानिया में बनी, जिसमें नासिर जमशेद और एक और पाकिस्तानी शरीक थे, और उस बुनियाद पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था, चार्ज कर दिया गया था उनको। और फिर 2019 में उनको तकरीबन 1.5 साल की सज़ा हुई, 10 साल का उनके ऊपर बैन लगा था। उस पूरे वाक़े के बाद पहली बार नासिर जमशेद जियो न्यूज़ के साथ बात कर रहे हैं। वो अपने जो उस वक्त क्या हुआ था वो उसके बारे में भी बात करेंगे, और ख़ास तौर पर आज से चंद दिन कबल जहाँ के बरतानिया की एक जो ट्रिब्यूनल ने, जिसको अदालत कह सकते हैं, उसने एक फ़ैसला दिया है। जो नासिर जमशेद की जो मिसेज़ हैं डॉक्टर समारा अफजल, उन्होंने कंप्लेंट की थी जिसमें नासिर जमशेद भी विटनेस थे कि उनके जो उस वक्त वकील थे 2017 में, उन्होंने नासिर जमशेद को गलत एडवाइस किया और ये कहा था कि आपने अपना कसूर नहीं मानना है। और ये कि अगर वो उस वक्त, उनका ये दावा है कि अगर उस वक्त उनको सही एडवाइस किया जाता और नासिर जमशेद को अगर उनके वकील सही तौर पर गाइड करते तो उनका उनको जो जेल टर्म मिली थी वो भी कम होती, उन पर जो बैन है वो भी कम होता, और उनका जो पूरा जो करियर ख़त्म हो गया वो नहीं होता। अच्छा नासिर जमशेद, ये बताएं कि जो मैच फिक्सिंग हुई थी 2017 की, तो आप बताएं कि क्या उसके ऊपर आपको शर्मिंदगी है? क्या आप समझते हैं कि आपको वो नहीं करना चाहिए था? जितनी भी पूरी कौम है, जितने भी क्रिकेटर्स फ़ैन हैं या पूरी कौम है, मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ कि जो भी मैंने किया है वो बहुत गलत किया है। और जितने भी यंगस्टर्स हैं जो देखने वाले, जितने भी यंगस्टर जो क्रिकेट आ रहे हैं, मैं उनको यही एडवाइस करूँगा कि अगर आपके पास कोई भी आके इस बारे में बात करता है तो सबसे पहले आप उसकी रिपोर्ट करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी हद तक नहीं है। इससे अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आप खुद भी बहुत सफ़र करते हैं, आपका कैरियर भी बहुत सफ़र करता है, और प्लस आपकी फैमिली इसमें बहुत सफ़र करती है। और साथ ही साथ मैं जो चेयरमैन हमारे मोहसिन नकवी साहब हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा 1 साल का, मुझे 10 साल का बैन लगा था जिसमें 1 साल बाकी रह गया, तो प्लीज़ इसको ख़त्म किया जाए। मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ अपनी वाइफ का, क्योंकि उस वक्त बहुत मुश्किल टाइम था कि ट्रस्ट में एक सेल के अंदर मैंने इतनी दफ़ा सोचा कि यार बस ज़िंदगी मेरी ख़त्म है। इवन आई रिमेंबर दैट कि मैं सोच रहा था उस वक्त कि यार बस अब मैं खुदकुशी कर लूँ, आई नो वन मोर। लेकिन जब मैं, क्योंकि ये शी सेंड मी द वीडियोस, पिक्चर्स के, खानिया की पिक्चर्स, तो वो एक आपकी बेटी मेरी बेटी की पिक्चर आती थी, तो वो एक चीज़ थी कि नहीं यार, उसने मेरे अंदर को ज़िंदा रखा हुआ था कि नहीं यार इनके लिए जीना, इनके लिए करना सारा कुछ। तो उस वक्त बस वो चीज़ माइंड में चल रही थी और टाइम गुजार रहा था। लेकिन जब सोचता हूँ कि यार अगर मैं पहले दिन से ही सारा कुछ, जो इंसान गलती करता है उसको मान के चल दे और उसको फेस करे, तो शायद जब इस वक्त जहाँ पे खड़ा हूँ तो शायद मैं एक डिफरेंट प्लेस पे होता, अपना करियर भी बचा सकता था। ये क्रिकेट, जो ऑब्वियसली क्रिकेट ही मुझे आती है, उसमें तो आज से तकरीबन 17 ईयर्स पहले बड़ा मशहूर क्रिकेट स्कैंडल हुआ था सलमान बट, आसिफ और मोहम्मद आमिर का। तो उसमें आपको शायद, आपके सामने एक एग्जांपल ये भी थी कि मोहम्मद आमिर ने, वो यंग तो थे, अंडर एज तो थे, बट मोहम्मद आमिर ने बहुत अर्ली स्टेजेस पे गिल्टी प्लीड कर दिया था। तो क्या पहले आपको ख्याल नहीं आया कि इस बारे में सॉरी करते या कुछ मिटिगेशन होती तो शायद जल्दी ये चीज़ें ख़त्म होती, अदर देन के एक बैड जो लीगल एडवाइस मिला आपको? देखें उस वक्त वही चीज़ थी माइंड में कि जो वकील मुझे गाइड कर रहा था, तो मुझे माइंड में ये था कि यार इस वक्त इस वकील की बात सुनी जाए। और उस वक्त मुझे कोई अच्छा गाइड करता जो मुझसे गलती हुई है, अगर वो मुझे बताता कि आप इसको लीगली बताता कि आप इसको मान लो, ये चीज़ें हैं, खासकर स्पेशली जो सोलिसिटर को मैंने सारे कुछ बताया था, तो वो इस वक्त सिनेरियो चेंज हो सकता था। सीए ने जब आप पे छापा मारा उस वक्त आप मतलब बड़े ज़बरदस्त, आप वो बैट्समैन थे, अच्छे बॉलर थे, बड़ी अग्रेसिव आपकी बैटिंग थी, और एक पूरा आपके आगे एक पूरी दुनिया थी, लग रहा था कि आप अनस्टॉपेबल हैं, पूरा करियर था आपका। तो थोड़ा फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम चल रही थी उस वजह से, उस क्योंकि मेरे वाले साहब का एक्सीडेंट हुआ था और उनको ब्रेन हैमरेज हुआ था, ब्लीडिंग हो गई थी ब्रेन में, तो वो कोमा में चले गए थे। तो उनके इलाज में भी काफ़ी पैसे खर्च हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ गया था। फिर कुछ फैमिलीज़ प्रॉब्लम्स थी, चल रही थी, तो उस वजह से भी फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था। तो ओबियसली अब एक इंसान शॉर्टकट ढूंढता है पैसे कमाने के लिए, तो
उस वक्त माइंड में यही आया था कि शायद यही एक शॉर्टकट है, यहाँ से मैं पैसे बन देंगे और ओबियसली मैं अपने वालिद साहब का इलाज करवा लूँगा और जो भी अपनी फाइनेंशियली ज़रूरियात हैं उनको सही तरीके से टैकल कर लूँगा। लेकिन मेरा कहना यही है कि इंसान को मेहनत से काम करना चाहिए और शॉर्टकट नहीं ढूंढना चाहिए। 2017 में आपको गिरफ्तार किया गया था नेशनल क्राइम एजेंसी ने। तो आपने इनिशियली तो कहा था कि आपने जो बेटिंग है या मैच फिक्सिंग है उसमें हिस्सा नहीं लिया। किस बुनियाद पर आपने वो पोजीशन ली थी कि आपका उस कॉन्स्पिरेसी में रोल नहीं था? नहीं, उस वक्त जब ये हैपेंड हुआ था 2017 में, तो उस वक्त जो एक ब्रिटिश लड़का था जिसको मैं किसी क्रिकेटर्स के ज़रिए जानता था, तो मैं उसको मिला था यहाँ पे बर्मिंघम में। यूसुफ करके कुछ नाम था? यूसुफ अनवर नाम था उसका। तो उसने मुझे कहा था कि मेरा एक दोस्त है, तो मैं उसको क्रिकेटर के साथ मिलवाना चाहता हूँ, दुबई जाना चाहता हूँ, तो आप मेरी हेल्प करोगे उसको मिलवाने के लिए? तो मैंने कहा हाँ, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा, आप उनसे जाके मिल लेना वहाँ पे और आपको जो भी तस्वीरें या जो भी काम होगा वो बनवा लेना। तो मैंने सिर्फ ये उनको फैसिलिटेट करवाया था वहाँ पे जाके, शर्जील और खालिद लतीफ़ को। तो मेनली मैंने खालिद लतीफ़ को मिलवाया था और कहा था कि भाई इससे मिल लें, इसने तस्वीरें भी लेनी हैं और जो भी इसका काम है वो देख लीजिएगा कि आप क्या कर सकते हो। तो फिर जब वो वहाँ पे उनसे मिले थे तो मेरा मेन जो रोल था वो यही था कि उनको आपस में मिलवाना था और जो भी उन्होंने आपस में डीलिंग करनी थी वो उन्होंने वहीं पे की थी, दुबई में। ठीक है। अच्छा, तो एनसीए का बेसिक इल्ज़ाम ये था कि उसके एवज़ आपको पैसे भी मिले थे और वो जो कॉन्स्पिरेसी हुई थी। फिर आप गिरफ्तार हुए, चार्ज हो गए। फिर आपने इनिशियली तो बहुत अरसे तक आपने ये कहा कि आपका जो वो साजिश थी उसमें कोई हिस्सा नहीं था। वो आपकी खुद की स्ट्रेटजी थी या आपको वकील ने कहा था? हुआ क्या था? जब मैं 2017 में यहाँ से ऑब्वियसली मुझे एनसीए नेशनल क्राइम एजेंसी के ऑफिसर्स आए थे, मुझे यहाँ से गिरफ्तार करके लेके गए थे। तो जब मैं पुलिस स्टेशन में था और जैसे शाहिद अली जो है मेरे सोलिसिटर, जो उस वक्त आए थे पुलिस स्टेशन में, मुझे याद है तकरीबन मुझे सुबह 6 बजे यहाँ से लेके गए थे और शाम के 3-4 बजे वो मेरे पास पहुँचे थे, मेरे सोलिसिटर। तो जब वो मेरे पास आए थे तो ओबियसली बिकॉज वो मेरी ज़बान जानते थे, तो मैंने उनको अपनी ज़बान में भी सारा कुछ उस वक्त बता दिया था, उर्दू में। अच्छा, आपने वहीं बता दिया? हाँ, मैंने उसी वक्त पुलिस स्टेशन में उनको बताया था। नो कमेंट किया? नो कमेंट किया, जो भी क्वेश्चन मुझे करें। आपने उनको पूरा सच बताया था कि ये पैसे एक्सचेंज हुए, ये हुआ, पूरी उनको आपने जो फैक्ट्स वो बताए थे कि एक्चुअली हुआ? बिल्कुल, एक्चुअली मैंने उनको पहले दिन से ही और जब तक केस चलता रहा एक एक चीज़ मैंने उनको बता दी थी। इवन मुझे 2-3 दफ़ा इंटरव्यू के लिए बुलाया गया पुलिस स्टेशन में और मेरे सोलिसिटर मेरे साथ ही था। तो क्योंकि बाय द टाइम जब ये केस हुआ था तो आई वाज टोटली ब्लाइंड, कि मुझे याद भी नहीं था कि भाई कि जो चीज़ चल रही है या मेरी किसी से क्या बात हुई है, किस तरह हुआ है। लेकिन जो चीज़ें मुझे याद आ रही थी, जो चीज़ मेरे माइंड में थी, मैंने सारी अपने सोलिसिटर को बताई। उनका एडवाइस ये था कि आपने कोई बात माननी नहीं? हाँ, उनकी पहले दिन से लेके और एंड तक वो यही मुझे कह रहे थे कि इस केस में कोई इतनी मजबूती नहीं है और ना ही आपने गिल्टी प्लीड नहीं करना, ना ही कोई बात माननी है और हम इस केस को डटे रहें। और मुझे लॉयर था साथ साथ बता भी रहा था और मैं उसको भी बताया कि भाई ये जो चीज़ें हैं ये सारी मेरे ख़िलाफ़ हैं, मेरा बचना मुश्किल है, क्योंकि ये जो भी चीज़ें चल रही हैं मुझे नहीं लग रहा कि इससे हमारा कोई केस स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन वो मुझे फिर भी यही गाइड कर रहे थे कि हम कोई ना कोई इसकी स्टोरी कर लेंगे। आपको क्या पता था कि जो बर्मिंघम के जिस शीशा कैफ़े में आप 3 लोग मिले, आपको एक तो ये नहीं पता था कि जो गोरा था वो नेशनल क्राइम एजेंसी का अंडर कवर एक डिटेक्टिव था, और आपको कुछ अंदाज़ा तो नहीं था कि वहाँ पे उसकी एक्चुअली सीक्रेट वो पूरे जो कैफ़े है वो उन्होंने उसकी वो सेट किया, वहाँ रिकॉर्डिंग हो रही थी, आपको इसका नॉलेज नहीं था? नहीं, इसका बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था और ना ही ऐसा नॉलेज था कि वो अंडर कवर ऑफिसर है। ये तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि बाय द टाइम जो हमें क्वेश्चनिंग्स हो रही थी पुलिस स्टेशन बुला के, मुझे जहाँ तक मुझे याद है 3 से 4 दफ़ा मुझे बुलाया गया था पुलिस स्टेशन और क्वेश्चनिंग की थी और हर दफ़ा मुझे मेरे वकील ने यही कहा था कि आपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं करना, आपने नो कमेंट करना है। लेकिन जब क्वेश्चनिंग हो रही थी, क्योंकि इंटरप्रेटर भी साथ था और आपको अंदाज़ा तो हो जाता है तो कि मुझे उस वक्त ओबियसली सारी स्टोरी सामने आई थी और मैंने उनको भी अपने लॉयर को भी यही कहा था कि ये पकड़े गए, ये जो है ये ट्रैप है बेसिकली, ऑब्वियसली, क्योंकि ये गए हैं उस जो यूसुफ अनवर है उसके पीछे नेशनल क्राइम एजेंसी वाले, और उस ट्रैप में हम भी आ गए हैं। लेकिन ऑब्वियसली हमारी गलती है, हमने गलत किया है, तो लिहाजा अब यहाँ पे हमें सरेंडर कर देना चाहिए और हमें गिल्टी प्लीड कर लेना चाहिए। तो फिर भी उसने भी यही कहा था कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं करना, तो आपका केस स्ट्रॉन्ग है, हम केस को कहानी में आके तो अच्छा, यूसुफ अनवर को तो तकरीबन शायद 5-6 साल की उनको सज़ा भी हुई थी। तो जब आपका ट्रायल चला तो ट्रायल के दौरान जो एक ऑडियो प्ले की गई, जिस ऑडियो प्ले होने के फ़ौरन बाद आपने कहा था कि मैं
इससे आगे अब केस नहीं लड़ूंगा, बस हो गई, और ये गिल्टी प्लीड किया था आपने। वो जो ऑडियो प्ले हुई थी, जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने प्ले की थी, उसके बारे में आपको शाहिद अली ने क्या कहा था कि जो मैंने सुनी है जाके एनसीए की एक सिक्योर लोकेशन पे, कुछ सुनाई नहीं देता कि मतलब उर्दू में क्या बात हो रही है, क्या ये हुआ था? बिल्कुल क्योंकि ऐसा ये ही। बात ट्रिब्यूनल में जो डॉक्टर समारा का केस था आपके मिसेस का, उसमें सामने आई। जी बिल्कुल, जब इस वीडियो ऑडियो के बारे में बात आई थी तो मैंने अपने वकील शाहिद अली को बोला था कि क्या मैं ये सुन सकता हूँ जाके, क्योंकि मैंने उसको यही बोला था कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि वहाँ पे क्या क्या बातें हुई हैं। तो मैंने कहा अगर मैं सुनूंगा तो मुझे थोड़ा सा भी सुनूंगा मुझे याद आ जाएगा कि उसके अंदर क्या क्या बातें हुई हैं और किस तरह की बातें हुई हैं। तो क्योंकि वो ज़्यादातर इंग्लिश, उस वक्त मेरी इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो वो जो एनसीए नेशनल क्राइम एजेंसी का ऑफिसर और साथ में यूसुफ, वो आपस में इंग्लिश में बात कर रहे थे, तो वो मुझे इतनी खास समझ नहीं आ रही थी, और मैं और यूसुफ आपस में हम हाँ, आपस उर्दू में वो अपनी आप अपनी कर ज़बान रहे में थे, बात राइट। कर। उन्होंने मुझे ये कहा है कि जी मैंने जाके वो सुनी है, वो उसकी एक तो आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है उस रिकॉर्डिंग की, और जो भी तुम बोल रहे हो तो उसकी इतनी क्लियर आवाज़ नहीं आई है उस पर। और मुझे ये, मैंने उससे ये भी कहा कि क्या ये ऑडियो जब मेरे ट्रायल चलेंगे तो उसमें प्ले होगी, तो उन्होंने कहा था कि नहीं ये उसमें प्ले नहीं होगी। अच्छा, तो ये भी कहा। हाँ, ये भी कहा था। जो शाहिद अली ने जो ऑडियो सुनी, वो सुनने के बाद भी वो इस बात पर वो इंसिस्ट कर रहे थे कि कुछ नहीं होना और वकील को बताए बगैर हम काम चला लेंगे, बिल्कुल बैरिस्टर को बताए बगैर। जिस दिन मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है ऑब्वियसली, बिल्कुल मैंने स्ट्रेट अवे मैंने सुमारा को कॉल किया कि सुमारा यार उसमें तो बिल्कुल क्लियर, सब कुछ क्लियर है, तो आई डोंट थिंक सो कि हमें ये केस और आगे चलना चाहिए। मेरा जो जूनियर बैरिस्टर था वो भी ऑब्वियसली अपनी ज़बान समझता था, तो जब उसने सुनी और मैंने उसको पिन पॉइंट किया कि आप इस यहाँ पे जाके ये वाली इस लाइन को सुने, तो जब उसने उस लाइन को भी सुना तो उसने कहा कि हाँ नहीं, अब हमारा यहाँ पे केस फारिग हो गया। फारिग ख़त्म हो गया, अब हम आगे नहीं जा सकते, इससे बेहतर है कि आप गिल्टी प्लीड करो। लेकिन जो मेरा लॉयर था शाहिद अली, वो फिर भी यही करता कि नहीं नहीं आप केस लड़ो, इसको आगे लेके जाओ, इसको लड़ो। अच्छा, शाहिद अली के ऊपर आपकी मिसेज ने केस किया, आप फिटनेस थे अपने मिसेज के, तो उनके खिलाफ उनको डिसऑनेस्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया। अब तो कोर्ट ने कहा है कि उन्होंने डिसऑनेस्टी की, आपके साथ ज्यादती हुई। इस वाले ख़ास पॉइंट पर कि जो डिसऑनेस्ट, जो ये वाला पार्ट था कि उन्होंने आपको गलत एडवाइस किया, तो कोर्ट ने तो कहा है जी कि इस बुनियाद पर हम उनके खिलाफ फाइंडिंग नहीं दे सकते। कि बात वही आ जाती है कि जब आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं और हर चीज़ उसको साफ साफ बता देते हैं, ये तो अगर आपको वो गाइड ही गलत करे तो दिस इज़ द थिंग कि आप किसी की ज़िंदगी के साथ या फ्यूचर के साथ आप खेल रहे हैं। तो मैं यही समझता हूँ कि अगर, क्योंकि कभी कभी ओबियसली टू बी ऑनेस्ट जब अपने पास्ट में जाता हूँ, सोचता हूँ उस वक़्त के बारे में सोचता हूँ, तो ये सोचता हूँ कि नहीं यार, मुझे पहले दिन से ही पीसीबी से भी मिल के उनको सब बताना चाहिए था। फिर मुझे स्पेशली अगर मैं उसी वक्त सारी चीज़ें मानता, सब चलता, तो ये इस वक्त आई थिंक सो कि बहुत ज़्यादा चेंजिंग होती, मुझे लाइफ आपकी डिफरेंट। भी कम मिलता, और इस वक्त मैं खेल भी रहा होता, अगर खेल ना भी रहा होता तो किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व होता, और साथ में ओबियसली अपनी फैमिली के लिए कुछ कर रहा होता, तो वो काफ़ी चीज़ रिग्रेट करती है मुझे।